Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just 3 things: liking the video, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's move ahead. साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए आज नैनो टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। क्या है नैनो टेक्नोलॉजी, क्या किसको बोलते हैं नैनो? तो सबसे पहले आर्टिकल इसमें आता है नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली गाइडलाइंस रिलीज़ की गए हैं इवैल्यूएशन करने के लिए किसका, नैनो बेस्ड जो एग्री इनपुट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं प्रोसेस फूड्स बनाने में, वो नैनो प्रोडक्ट्स जो यूज़ होते हैं उनके लिए और बाकी फूड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नैनो क्या होता क्या है, व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली उन मटेरियल से डील करती है जिनका जो साइज़ होता है वो बेसिकली जनरली जो होता है 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में रहता है। ठीक है, 100 नैनोमीटर्स तक रहता है और मतलब 1 माइक्रोमीटर से ये लोग कम रहते हैं। ठीक है, और उनको बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स, और उनसे जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। बट एक इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब मतलब साइज़ ही सिर्फ एक पैरामीटर है क्या, मतलब अगर कोई पार्टिकल जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर्स के बीच में तभी उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलेंगे क्या, मतलब 101 वाला नैनोमीटर वाले को नहीं बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। मतलब देखो, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो हम बस एक वर्ड देते हैं क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है। ठीक है, जनरली। बट नैनो मटेरियल्स वैसे भी होते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा छोटा मटेरियल है जिसकी साइज़ छोटी है, उस वजह से उसको कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट हो रही हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में ही हो तभी हम उसको नैनो मटेरियल बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो, इसका एग्जांपल मैं देखता हूँ, जैसे मान लो एक लंबी लकड़ी है ना, तो लंबी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है ना। इसी को अगर मैं छोटा कर दूँ बहुत, तो छोटा होने की वजह से अब इसको आपको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया, इसका स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। अब ये जो छोटी लकड़ी है, ये छोटी डायमेंशन वाली लकड़ी है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि ये ईजिली टूट सकती है, ये ईजिली नहीं टूटेगी, है ना। तो ऐसे ही नैनो पार्टिकल्स में भी होता है। मतलब जैसे मान लो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका डायमेंशन 1 to 100 नैनोमीटर्स हो। अगर डायमेंशन की वजह से, छोटे डायमेंशन की वजह से उसको कोई प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो रही है, तब भी हम उसको नैनो मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नैनोटेक क्या होता है, कंट्रोल ऑफ मैटर ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, है ना, 1 माइक्रोमीटर से कम नॉर्मली 1 to 100 नैनोमीटर्स। और नैनो मटेरियल क्या होता है, जो 1 to 100 नैनोमीटर होते हैं किसी एक डायमेंशन में। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसका लेंथ जो है वो इस रेंज में हो 1 to 100 नैनोमीटर्स। बट ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, है ना। अगर उसकी डायमेंशंस की वजह से उसको कोई प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो रही है, तो भी हम उसको बोलते हैं नैनोमीटर, जब तक अनटिल अनलेस वो 1000 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना। उसके बाद हम हाईलाइट देखते हैं कि क्या था भाई, क्या बोला है इसमें, गाइडलाइंस में बोला क्या है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछने वाला गाइडलाइंस है नहीं, इसमें बस ये 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं दे विल नॉट अप्लाई टू कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स और फॉर्मुलेशंस। ठीक है, तो ऐसे जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स और फॉर्मुलेशन है जिसमें नैनो मटेरियल्स, नेचुरल नैनो मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है। ये बस एग्रीकल्चर से रिलेटेड वालों पे एप्लीकेबल है। जो नैनो बेस्ड एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स हैं और जो नैनो एग्री प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बस उन्हीं पे ही हैं एप्लीकेबल, और नैनो कंपोजिट्स पे हैं। ठीक है, नैनो कंपोजिट सेंसर्स मेड आउट ऑफ नैनो मटेरियल्स, है ना, इन सब पे हैं जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है क्रॉप से, फूड से और डेटा एक्विजिशन से। तो बस इन्हीं पे एप्लीकेबल है। ये याद रखना है आपको कि दे डू नॉट अप्लाई टू कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स और फॉर्मुलेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो अगर गोल्ड के नैनो पार्टिकल हो तो उसको गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। अब इनके फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बायो कंपैटिबल होते हैं, सरफेस एरिया हाई होता है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है, टॉक्सिक नहीं होते हैं, लो टेम्परेचर्स में मेल्ट हो जाते हैं। अब देखो, गोल्ड को अगर आप मेल्ट करना चाहोगे तो गोल्ड जो मेल्ट होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। बट ये जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं ये 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पे इनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सन की रेज़ को एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये लोग, है ना। तो ये सब है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूनिक,
ये बेसिकली डिटेक्शन में यूज़ हो सकते हैं, किसके, डिसीज़ के डिटेक्शन में यूज़ हो सकते हैं, बायो लेबलिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, और ड्रग डिलीवरी में भी यूज़ हो सकता है। तो ऐसा आ जाता है कभी कभार ना क्वेश्चन की, कंसिडर द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इट कैन बी यूज इन, 7-8 स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, उसमें से आपसे पूछ लेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। जनरली सारी सही होती हैं, बट हमेशा सही नहीं होती हैं, कभी कभार एक एलिमिनेट करने से भी आंसर आ रहा होता है। तो आप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये डिसीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, बायो लेबलिंग, ड्रग डिलीवरी के लिए भी यूज़ हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खैर यूज़ होता ही है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नैनोमाइसेल्स की। नैनोमाइसेल्स क्या होते हैं? नैनोमाइसेल्स बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रिसर्चर्स ने ये ढूंढा है कि नैनोमाइसेल्स को हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं नैनोमाइसेल्स? ये बेसिकली एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका एक हाइड्रोफिलिक आउटर शेल होता है, मतलब वाटर रिपेलिंग, है ना, वाटर को रिपेल करते हैं ये लोग। आउटर शेल जो इनका होता है वो वाटर को रिपेल करता है ना, और जो इनका इंटीरियर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। जो ये जो सेंटर होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर रेपेलिंग होता है, ये वाटर के साथ इसका रिलेशन अच्छा नहीं होता है। जो आउटर शेल होता है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टिव, तो ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। सॉरी, गलती से वो इंटरचेंज हो गया, है ना। तो हाइड्रोफिलिक क्या है? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टिंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया, मतलब कि वाटर से दूर भागता है ना, इंटीरियर जो कोर होता है। इसी ड्यूअल प्रॉपर्टी से ये ड्रग मॉलिक्यूल्स की डिलीवरी एज अ ड्रग डिलीवर यूज़ होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो ड्रग को डिलीवर करते हैं ना, उसमें इनका यूज़ आता है, किसका? नैनोमाइसेल्स का। तो आपको नैनोमाइसेल्स के बारे में क्या याद रखना है कि ये इनका बेसिकली आउटर शेल हाइड्रोफिलिक होता है, इंटीरियर हाइड्रोफोबिक होता है, और ड्रग डिलीवरी में यूज़ होते हैं। अभी रिसर्चर्स ने बोला है कि कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इंटेलेक्चुअल IPR राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? हाँ, नाम से देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्ट क्या होता है? आपका दिमाग, है ना, दैट इज़ इंटेलेक्ट। तो अपने दिमाग से जब आप अपना माइंड यूज़ करके कुछ यूनिक इनोवेशन करते हो, है ना, कोई यूनिक चीज़ बनाते हो अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, और उसको सेव करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने इंटेलेक्चुअल दिमाग यूज़ करके जो कोई चीज़ बनाई, ठीक है, जो यूनिक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको राइट्स मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंटर ने पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स निकाले हैं 2020 के। क्या है ये पेटेंट अमेंडमेंट रूल? क्या चेंज आया, हम बस यही देखेंगे इसमें चेंज क्या आया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना कि पहले आपको, अगर आपका कोई पेटेंट है, मान लो आपको कोई पेटेंट फाइल करना है, ठीक है, तो जब आप पेटेंट फाइल करते हो, पेटेंट या फिर कोई लाइसेंस लेते हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्म 27 भरना पड़ता है। अब फॉर्म 27 क्या होता है? फॉर्म 27 में कुछ नहीं होता है। फॉर्म 27 में आपका ये आपको भरना पड़ता है कि ये पेटेंट काम कैसे करेगा, कहाँ काम करेगा, है ना, किस टाइप से, किस फील्ड में काम करेगा, मतलब पेटेंट से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन नॉर्मल है ना, वो आपको फॉर्म 27 में देना होता है, ठीक है। तो आप देते हो, और ये आप हर फाइनेंशियल ईयर में देते हो, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेकर जो मार्च वाला ईयर होता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर होता है अपना। तो हर फाइनेंशियल ईयर में आप ये फॉर्म 27 को डिक्लेयर करते हो, जो पेटेंट ओनर होता है वो, ठीक है। और ये मैंडेटरी है किसके अंडर? इंडियन पेटेंट एक्ट के अंडर ये मैंडेटरी है कि हर पेटेंट और लाइसेंसी जो है उसको ये स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, ठीक है। सो एज टू एक्सटेंड द कमर्शियल वर्किंग ऑफ अ ग्रांटेड पेटेंट इन द इंडियन टेरिटरी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पेटेंट प्रोटेक्टेड रहे, तो आपको हर साल ये भरना पड़ता है। अब पहले क्या था ना, पहले इस फॉर्म 27 में जो आप भर सकते थे फॉर्म 27, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद से लेकर 6 महीने तक का आपको टाइम दिया जाता था कि भाई अभी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है, अभी 6 महीने के अंदर अंदर आप भर दो। अभी ये जो 6 महीने की लिमिट है इसको हटा के 3 महीना कर दिया गया है, ठीक है। ये चेंज आया है पहला, ठीक है, यही चेंज है। ये जो आपको याद रखना है, पहले जो था वो 6 महीने का था, अभी पहले जो था वो सॉरी उल्टा हो गया। पहले जो था वो 3 महीने का था, अभी वो हो गया 6 महीने का, ओके, ठीक है। तो फॉर्म 27 में क्या हुआ है, पहले वो था 3 महीने का, ये जो फॉर्म आपको भरना था वो पहले 3 महीने का था, है ना, अभी वो कितने का हो गया? अभी वो 6 महीने का हो गया, ठीक है। उसको बढ़ा दिया बेसिकली, ठीक है, उसको बढ़ा दिया, 6 महीने का हो गया, ठीक है। और अभी क्या है, पहले हर मान लो आपको एक पेटेंट कराना है, फिर दूसरा कराना है, तो हर पेटेंट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। अभी एक ही फॉर्म में आप सारे पेटेंट्स का डेटा डाल सकते हो। ये भी अभी नया चीज़ आया है इसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ट्रिप्स वगैरह की भी बात कर लेते हैं, सिंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना। तो सब्सटेंटिव ट्रेड रिलेटेड डिसिप्लिन्स ऑन IPR, इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो अडॉप्ट किए हैं WTO ने, है ना, थ्रू इट्स ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो इसमें बेसिकली आपके इंटरनेशनल लेवल पे IPR को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये है बेसिकली।
तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना, ये सब इंक्लूड रहता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन, अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, पेटेंट्स, लेआउट्स, अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, है ना, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब जो है वो इसमें इंक्लूड रहता है। इंडिया मेंबर है WIPO का, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है, एंड एज वेल एज कमिटेड टू द ट्रिप्स को भी इंडिया फॉलो करता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, आपने मान लो कोई आर्टिस्टिक वर्क या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है जो आपकी मेहनत से बना हुआ है ना, उस पर आपका कॉपीराइट होता है, मतलब वो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, मतलब कोई आपने वेब सीरीज़ बनाई है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई वीडियो बनाया है वो उसको कॉपी नहीं कर सकता, वो कॉपीराइट होता है। कितना टाइम होता है, 60 साल आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, तो जिसने बनाया है उसके मरने से 60 साल बाद तक कॉपीराइट उसमें वैलिड रहता है। उसके बाद दूसरा आता है पेटेंट। पेटेंट किस लिए दिया जाता है, अगर कोई आप इनोवेशन करते हो, है ना, अगर आप कोई इनोवेशन अच्छा सा इनोवेशन करते हो तो उसके लिए पेटेंट दिया जाता है, ठीक है। तो पेटेंट का कितना टाइम होता है, 20 साल टाइम होता है पेटेंट के लिए, ठीक है, 20 साल तक वैलिड रहता है। यूटिलिटी मॉडल क्या होता है, यूटिलिटी मॉडल सेम होता है पेटेंट जैसा, बस इसके लिए टाइम जो है वो कम हो जाता है। पूछने वाला बात है नहीं, इसमें यूटिलिटी के लिए दिया जाता है। कोई ऐसे पेटेंट्स होते हैं ना जो जैसे किसी कोई यूटिलिटी बढ़ती है चीज़ों की, है ना, उसका कोई फंक्शनिंग इंप्रूव हो गई, इस टाइप के पेटेंट्स होते हैं, उसको यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है, यूटिलिटी मॉडल बोलते हैं। उसमें कम टाइम के लिए दिया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क मतलब जैसे मान लो आपकी कंपनी का नाम है ना, जैसे मान लो द लेमैन वे है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो द लेमैन वे का मैंने ट्रेडमार्क कराया, है ना। तो अब ट्रेडमार्क क्या प्रिवेंट करता है कि देखो कभी कभार आप देखोगे तो यहाँ TM लिखा रहता है ना, TM लिखा रहता है ना, ऐसे ऐसे करके TM लिखा, इसमें गोले में नहीं लिखा रहता, मतलब ऐसे TM देखा होगा कभी आपने ना, किसी ब्रांड के ऊपर ऐसे लिखा रहता है TM। तो TM का मतलब होता है कि ये ट्रेडमार्क इसका फाइल हो चुका है ना, अभी मिनिस्ट्री में इसका प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आप इस नाम को यूज़ मत करिए, ठीक है, ये होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैंने इस नाम को ले लिया है, अब आप और कोई नाम और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, इट इज़ माई ब्रांड, ठीक है। तो ट्रेडमार्क इज़ बेसिकली अ साइन जो डिस्टिंग्विश करता है किसी कंपनी की गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे एंटरप्राइज से। कितने पीरियड के लिए मिलता है, ये 10 सालों के लिए ये मिलता है ना। तो अभी एक बार अगर हो गया तो 10 साल के बाद फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया ट्रेडमार्क। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, जियोग्राफिकल नाम से पता चल रहा है, जियोग्राफी मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर जोग्राफी से रिलेटेड कोई चीज़ होती है। जैसे मान लो बहुत सारे न्यूज़ में रहते हैं ना, जैसे डिंजीगुल लॉक, है ना, कोवल पट्टी आया था एक तमिलनाडु की, है ना। उसके बाद कोलाहारी चप्पल ऐसा कुछ था ना, चप्पल वो था, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किसी पर्टिकुलर, जैसे रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला ऐसे उड़ीसा ने इसका लिया हुआ है, वेस्ट बंगाल ने लिया हुआ है, तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप का रसगुल्ला है जो सिर्फ वहीं मिलेगा, सिर्फ उड़ीसा से ही ओरिजिनेट होता है और कोई पर्टिकुलर प्रोसेस इसमें फॉलो होता है उसको बनाने में, है ना, तभी जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर जोग्राफी का वो प्रोडक्ट है ना, तो उसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन होता है, कब कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट की हम बात करते हैं। एवरग्रीनिंग का क्या मतलब है, जैसे मान लो पेटेंट हमने देखा था कि पेटेंट जो है वो आपको 20 साल के लिए मिलता है ना, पेटेंट 20 साल के लिए मिलता है। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट मान लो 20 साल खत्म हो गए आपके, ठीक है, तो आप क्या नया कोई इन्वेंशन करोगे, फिर पेटेंट बनाओगे। अब आपको ये पेटेंट प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो लोग क्या करते हैं ना, इस पेटेंट में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, मतलब थोड़ा माइनर चेंज कर देंगे, है ना, थोड़ा माइनर चेंज करके और फिर से पेटेंट के लिए अप्लाई कर देंगे। तो इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट मतलब रिन्यूअल ऑफ अ पेटेंट ओवर प्रोडक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माइनर चेंजेस। सेक्शन 3D जो इंडियन पेटेंट एक्ट है वो इसको प्रोहिबिट करता है कि एवरग्रीनिंग को हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद एक आता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है कि मान लो किसी ने पेटेंट किया हुआ है किसी चीज़ का, ये स्पेशली उसमें यूज़ होता है ड्रग्स वगैरह में, ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड ड्रग्स वगैरह होती है ना उसमें यूज़ होता है। तो मान लो किसी ने कोई ड्रग बनाया, उसका उसने पेटेंट ले लिया कि ये सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ और मैं ही बेच सकता हूँ, ठीक है, और मैं जितने प्राइस पे बोलूँगा उतने प्राइस पे लेना पड़ेगा। तो ये सिंस हेल्थ केयर से रिलेटेड है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है इसमें आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग है, मतलब हम किसी और थर्ड पार्टी को बोल सकते हैं ये सेम ड्रग बनाने को हम बोल सकते हैं और आप उस पर रॉयल्टी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर आप सस्ते में नहीं बेच सकते और हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, तो हम थर्ड पार्टी को देंगे विदाउट योर कंसेंट। आपकी कंसेंट चाहे हो चाहे ना हो, हम उस थर्ड पार्टी को बोल देंगे कि आप ये बनाइए, ठीक है, तो उस पर आपका पेटेंट नहीं चलेगा। तो इट इनेबल्स द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी टू लाइसेंस, है ना, द यूज़ ऑफ पेटेंटेड इनोवेशन टू थर्ड पार्टी और गवर्नमेंट एजेंसी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर, है ना। तो बिना पेटेंट होल्डर के कंसेंट के वो बेसिकली ये जो है आप ये बनवा सकते हैं बेसिकली गवर्नमेंट, है ना।
अब आते हैं आईटी और कंप्यूटर की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला न्यूज़ था 5G में। अब रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 5G का बेसिकली पूरा स्क्रैच से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। तो यही इसलिए ये न्यूज़ में था। पहली बार ऐसा है कि कोई इंडियन कंपनी जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 4G और 5G को कंपेयर करना कि 4G और 5G में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस है लेटेंसी का। क्या होता है लेटेंसी? तो देखो लेटेंसी क्या होता है कि जब डेटा आपका ट्रांसमिट हुआ है ना, और जब जिसको आपने भेजा है उसको डेटा मिला, इसके बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेटा लेटेंसी, है ना। लेटेंसी मतलब डिले कितना हो रहा है डेटा भेजने में। मान लो आपने व्हाट्सएप आप चला रहे हो, है ना, व्हाट्सएप पे आप चैट करो, आपने मान लो अभी मैसेज भेजा हाय, है ना, आपने मैसेज तो भेजा अभी हाय, बट वो जिसको भेजा उसको मिला कितनी देर में, है ना, उसको मिला कितनी देर में। तो ये जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, इस टाइम लैग को बोलते हैं हम लेटेंसी। तो अभी 4G में लेटेंसी 10 मिली सेकेंड का है, और अगर 5G आ गया तो 1 मिली सेकेंड से भी कम का हो जाएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ जाएगी बेसिकली, कुल मिला के जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। डेटा ट्रैफिक जो है वो पहले इसमें 7.2 एक्जोबाइट्स था पर मंथ का, इसमें 50 एक्जोबाइट्स का आप 50 एक्जोबाइट्स तक अगर इसमें डेटा आ रहा है तो भी इसका स्पीड जो है वो कम नहीं होगा। पीक डेटा रेट्स 1 GB पर सेकेंड, यहाँ पे 20 GB पर सेकेंड का डेटा रेट आएगा। मतलब आपको अगर कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो वो 1 सेकंड में आराम से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है ना, वही बता रहा है 1 GB पर सेकेंड रहती है। इसमें 1 GB तो कभी रहती नहीं है, मतलब बहुत ही कम मैंने देखा है। डायरेक्टली कनेक्ट करो वाईफाई ये राउटर से तो ही, लैन वगैरह से कनेक्ट करो तो ही आती है, नहीं तो मुश्किल ही 1 GB पर सेकेंड आती है। इसमें उन्होंने वो बोल रहे हैं 20 GB पर सेकेंड मिलेगी, ठीक है। अवेलेबल स्पेक्ट्रम इसका 3 GHz का है, और इसका कितने का है, 30 GHz का है, ठीक है। कनेक्शन डेंसिटी 1000 कनेक्शन पर किलोमीटर स्क्वायर हो सकते हैं इसमें, 1 मिलियन कनेक्शन पर किलोमीटर स्क्वायर को ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद हम नैरो बैंड IoT की बात करते हैं। तो इसमें देखो 2 वर्ड हैं, एक तो है नैरो बैंड और दूसरा क्या है IoT। तो पहले ये मैं बता देता हूँ नैरो बैंड क्या होता है। बैंड क्या होता है, जैसे आपने वो देखा हो ना ब्रॉड बैंड पता हो क्या होगा ना, ब्रॉड बैंड होता है और एक होता है नैरो बैंड, ठीक है। तो क्या होता है ये नैरो ब्रॉड का है का नैरो ब्रॉड है, ये बैंड क्या है का बैंड है ये। तो देखो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आप जब रेडियो सुनते हो तो उसमें ऐसा आता है ना 93.5 FM, 98.3 FM, है ना, फिर 103 पॉइंट। तो ये सब क्या होता है 103, 93.5 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है जिस पे साउंड एमिट हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, जिस पे साउंड एमिट हो रही है। तो ऐसे ही बेसिकली इनका भी फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही होती है। एक थ्रेशोल्ड की अगर कम होती है, जैसे मान लो रेडियो सिग्नल में अगर मान लो 25 किलोहर्ट्ज़ से कम है, ठीक है, अगर 25 किलोहर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी पे साउंड एमिट हो रहा है तो उसको नैरो बैंड बोल देंगे, उससे ऊपर है तो उसको ब्रॉड बैंड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही हर चीज़ में होता है, इंटरनेट में भी होता है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, जैसे मान लो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जैसे कि मान लो आप मान लो ऑफिस जा रहे हो, है ना, आप ऑफिस जा रहे हो, है ना, और आपने गलती से क्या किया, लाइट चली गई थी, AC ऑन था, तो जब लाइट आई तो अब AC चलने लगा। अब आपको ऑफिस जाके याद आया कि यार मैंने तो AC ऑन छोड़ दिया है, अब AC चल रहा होगा, अब मेरे को फिर घर जाना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए। बट IoT में क्या करोगे आप, इसमें क्या होगा, आप अपना फ़ोन निकालोगे, है ना, आप फ़ोन पे एक ऐप आपका होगा, फ़ोन पे ऐप पे लिखा होगा AC के आप अंदर जाओगे और उसको आप स्विच ऑफ कर दोगे, तो यहीं से बैठे बैठे आपका घर पे AC स्विच ऑफ हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे क्योंकि आपका जो मोबाइल का इंटरफेस है, ठीक है, आप मान लो इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, ज़रूरी नहीं इंटरनेट से कनेक्ट करो, बिना इंटरनेट के भी हो जाता है, बट मान लो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड हो और आपका AC भी जो है वो घर में वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप क्या होगा, एक ऐसा कुछ चीज़ होगा यहाँ पे स्विच, मतलब वो आप इंटरनेट से उसको ऑन करोगे, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन पास होगा और ये बेसिकली इसको बंद कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब जब चीज़ें ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो, है ना, आप घर गए, अपने आप गेट खुल गया, है ना, इंटरनेट से सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। जैसे एलेक्सा हो गया, आपने एलेक्सा को बोला एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, है ना, तो वो करने लगी। ये सब भी छोटा वर्जन है IoT का, ठीक है। तो बेसिकली IoT रेफर्स टू द बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड दैट आर नाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है, ऑल कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, ठीक है। अ लाइट बल्ब कैन बी स्विच्ड ऑन यूजिंग अ स्मार्ट ऐप एज एन IoT डिवाइस। समझ में आ गया। ऐप जैसे मैंने बताया आप AC स्विच ऑफ कर सकते हो, वैसे आप बल्ब भी स्विच ऑफ कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट कनेक्टेड हो, आपकी डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आप हो सकता है कोई लोकल एरिया नेटवर्क से भी कनेक्टेड हो, है ना, बिना इंटरनेट ऑन किए, ठीक है, कोई लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें भी आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इट enables to connect devices that need small amounts of data, low bandwidth and long battery life, ठीक है। नैरो बैंड IoT कैन कोएग्जिस्ट विद 2G 3G 4G मोबाइल नेटवर्क्स।
अब इसी IoT में बेसिकली ये नैरो बैंड की बात कर रही है। अभी न्यूज़ में इसलिए है, मेन बात कर लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि BSNL जो है, BSNL ने स्काइलोटेक के साथ पार्टनरशिप किया है और ये बोला है कि हम नैरो बैंड IoT का नेटवर्क बेसिकली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT को नेटवर्क को हम इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में, ठीक है। तो क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा होता है, ठीक है। IoT ये तो देख लिया हमने, सब देख ही लिया है ना। अब ये आप जो बेनिफिट्स हैं NB-IoT की आप नॉर्मली बता सकते हो, बाई स्पीड बढ़ जाएगी, ईजी एक्सेस हो जाएगा, सिक्योर एंड रिलायबल है ना, पेनिट्रेशन अच्छा है, ईजी डिप्लॉयमेंट हो सकता है, ज़्यादा कनेक्शंस आ सकते हैं, तो यही सब इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।